नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर फैक्टम के डेली अपडेट में। तो आज 11 अप्रैल 2024 है और आज के करंट अफेयर्स के बारे में देख लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन है कि पीटर पेलेग्रिन ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है। तो ये स्लोवाकिया का राष्ट्रपति चुनाव जीता है। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। पीटर पेलेग्रिन स्लोवाकिया के छठे राष्ट्रपति बने हैं और 1993 में चेकोस्लाविया जो देश है उसका जो डिवीजन हुआ, उसका पार्टीशन होने के बाद स्लोवाकिया देश बना है। और जो ये नई सरकार बनी है इसने यूक्रेन को ये हथियार पहले भेजते थे, इन्होंने हथियार भेजना बंद कर दिया। इसकी राजधानी जो है ब्रातिस्लावा है और यूरोपियन यूनियन का सदस्य ये 1 मई 2004 से बना है। स्लोवाकिया एक संसदीय लोकतंत्र गणराज्य, जहाँ प्रधानमंत्री, जैसे हमारे देश भारत में कि राष्ट्रपति एकमात्र संविधान का प्रमुख होता है। कुछ कुछ कार्यों में हस्तक्षेप हो सकते हैं, लेकिन अगर प्रधानमंत्री की भूमिका सर्वप्रथम होती है तो वैसे भी स्लोवाकिया में जहाँ प्रधानमंत्री के पास सबसे अधिक कार्यकारी शक्ति होती है, वह सरकार के प्रमुख के रूप में कार्य करता है और राष्ट्रपति कार्यपालिका और का औपचारिक प्रमुख होता है, उसके पास बहुत सीमित शक्ति होती है। तो जैसे हमारे देश में है, जैसे कि अमेरिका की अगर बात ले लें तो अमेरिका में राष्ट्रपति ही प्रमुख होता है, सर प्रमुख होते हैं, वहाँ प्रधानमंत्री की भूमिका बहुत कम होती है। अगला जो क्वेश्चन है, परिवर्तन चिंतन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। सबसे पहले ये देख लेंगे कि परिवर्तन चिंतन सम्मेलन है क्या। सबसे पहले इसका देख लेते हैं कि ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो 8 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS, जो देखिए पहले CDS की बात करें तो पहले CDS जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, तो अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान है। अनिल चौहान के द्वारा परिवर्तन चिंतन सम्मेलन की अध्यक्षता की गई और इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय रक्षा मंत्री के द्वारा किया गया था। परिवर्तन चिंतन एक अग्रणी त्रिसेवा मतलब तीनों सेनाओं को मिलाकर एक त्रिसेवा सम्मेलन बनाया गया। इसका उद्देश्य संयुक्तता एवं एकीकरण के प्रयासों को आगे बढ़ाने हेतु नवीनतम एवं अद्यतन विचार, पहल व सुधार को सृजित करना है। यह सभी त्रिसेवा संस्थानों, सैनिक कार्य विभाग, मुख्यालय, एकीकृत रक्षा स्टाफ और तीनों सेवाओं के प्रमुख का पहला सम्मेलन है। देश में सशस्त्र बलों के तीनों सेवाओं को मिलाकर एक एकीकृत थिएटर कमांड समर्पित करने के प्रयास की पृष्ठभूमि में तीनों सशस्त्र बलों, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुखों की बैठक हुई। तो इनकी बैठक हुई, एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया गया कि आप लोग अपना तीनों अपनी अपनी चीजें साझा कर सकते हैं पृष्ठभूमि में। अगला जो क्वेश्चन है, खुबानी खिलना महोत्सव कहाँ शुरू हुआ। तो ये लद्दाख में हुआ। तो ये खुबानी खिलना महोत्सव लद्दाख में होता है। लद्दाख में एक खुबानी नाम का एक पेड़ होता है और उसमें काफ़ी आकर्षक फूल लगते हैं अभी के टाइम पे और उसके फल लगते हैं। तो अभी इसकी शुरुआत जो हुई है 6 अप्रैल 2024 से 6 से 18 तक लद्दाख के पर्यटन विभाग द्वारा शुरू किया गया है। 18 अप्रैल 2024 तक लेह लद्दाख में आयोजित किया जाएगा। तो ये खुबानी जो है, ये पेड़ है, इसका जो फल लगता है तो ये काफ़ी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से काफ़ी लाभदायक होता है। और ये वहाँ जो वेली में घाटी में एक काफ़ी आकर्षक दृश्य उत्पन्न करते हैं और इसलिए वहाँ एक मेला की तरह आयोजन होता है पर्यटन विभाग के द्वारा। खुबानी इसे लद्दाख में चूलिया हलमन कहा जाता है। 100 साल से भी पहले रेशम मार्ग, जो सिल्क मार्ग पहले था, उस टाइम पे रेशम मार्ग के किनारे से गुजरने वाले चीनी व्यापारियों द्वारा लद्दाख के शुष्क क्षेत्र में लाई गई थी खुबानी। तो चीनी यात्रियों के द्वारा ही लगाई गई, वो अभी तक चल रही है। यह एक प्रकार का पेड़ होता है, इसमें आकर्षक फूल एवं फल लगते हैं। वार्षिक उत्सव अप्रैल में होता है, जबकि पेड़ खिलने लगते हैं। पेड़ अभी खिलने लगते हैं और पहाड़ियों घाटियों में गुलाबी और सफेद चादर से ढक जाते हैं। इस महोत्सव में खुबानी की जेली, सूखे फल, जूस और सिरप की बिक्री की जाती है। चुनाव संबंधी जानकारी के लिए अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर, चुनाव संबंधी जानकारी के लिए बूथ राबता वेबसाइट कहाँ लॉन्च की गई थी। ये पंजाब में लॉन्च की गई है। तो इसका जो है पंजाब के मालेरकोटला नाम का एक जिला है पंजाब में, वहाँ के निर्वाचन अधिकारी और उपायुक्त जो हैं डॉक्टर पल्लवी ने एक अनोखी पहल शुरू की। इस पहल में बूथ राबता नामक एक वेबसाइट भी शामिल है, जिसका उद्देश्य लोगों को चुनाव संबंधी जानकारी प्रदान करना। वेबसाइट केवल मतदाताओं को नहीं, मतलब जो वोटर्स हैं उनके लिए ही नहीं है, मतलब जो भी मतदान कराने जाएंगे मतदान कर्मी बूथ पे, उसके लिए भी किसी तरह का कोई परिस्थिति उत्पन्न होगी तो उस पोर्टल पे जाना है और वहाँ जाके रिक्वेस्ट करना है। तो वहाँ कोई एम्बुलेंस या जो भी मदद चाहिए, इसके अतिरिक्त गर्मी के मौसम में ध्यान रखते हुए वेबसाइट में एक क्लिक पर
एम्बुलेंस बुलाने और सरकारी अस्पतालों की जानकारी देने की व्यवस्था शामिल है। अगला जो क्वेश्चन है, किस राज्य ने हिमालय में GLOF जोखिमों का आकलन किया है? तो GLOF आकलन क्या है? तो सबसे पहले उसको देख लेंगे हम लोग। GLOF जो मतलब लैंड स्लाइड होता है, तो उसका आकलन किया है उत्तराखंड में। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की मदरसा शिक्षा नीति को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा असंवैधानिक घोषित किए गए फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी? तो अभी का जो कुछ समय पहले का ये चीज था कि उत्तर प्रदेश का आंसर है। उत्तर प्रदेश में 16,000 मदरसे चल रहे हैं, मुस्लिम दीक्षा उसी में होती है। तो उनको यूपी की योगी सरकार ने बैन कर दिया था, असंवैधानिक कर दिया था। तो ये मामला मदरसा की जो समिति है, वो बोर्ड, वो लोग ले गए थे इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट द्वारा इसको यथास्थिति रखा गया और संवैधानिक दिया गया कि धार्मिक आधार पर कोई शिक्षा नहीं दी जा सकती। तो ये चीज फिर सुप्रीम कोर्ट में गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी कि नहीं, मदरसा चलने चाहिए। तो इसका देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 2004 में ये स्थापित किया, ये नीति बनाया गया था, मदरसा शिक्षा नीति 2004 कानून बनाया गया था। इसके तहत मदरसा बोर्ड का गठन किया गया था। इसका मकसद शिक्षा व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना है। इसमें अरबी, उर्दू, फारसी, इस्लामिक स्टडीज, फिलोसफी जैसी शिक्षा नीति को परिभाषित किया गया है। 22 मार्च को इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने 86 पन्नों का फैसला सुनाया था। इसमें कहा गया था कि धर्म के आधार पर बच्चों को अलग अलग तरह की शिक्षा मुहैया नहीं कराई जानी चाहिए। 5 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा बोर्ड की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी और आदेश दिया कि मदरसे पहले की तरह चलते रहेंगे। हाल ही में लैसेंट स्टडीज ने एक प्रोस्टेट कैंसर मामले की दोगुना होने की संभावना व्यक्त की है कि 2040 तक में प्रोस्टेट कैंसर आम जनों में काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे, आधे हो जाएंगे, दोगुना हो जाएंगे। अभी जो मामले चल रहे हैं दोगुना हो जाएंगे। तो प्रोस्टेट कैंसर है क्या? प्रोस्टेट कैंसर प्रोस्टेट ग्लैंड में होता है, वो थोड़े बढ़ जाते हैं और ये पुरुषों में होता है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर होता है महिलाओं में, इस तरह प्रोस्टेट कैंसर होता है पुरुषों में। इससे मौत की संभावना काफी कम है और काफी ज्यादा एज में होती है, क्योंकि ये जब 45 से अधिक या 50 से एबव होते हैं तब, तो उस टाइम तो काफी सारी बीमारियां लोगों को आजकल के जो खान पान के दृष्टिकोण से है, काफी सारी बीमारियां होने लगती है। तो इसमें ऐसा नहीं कि कोई मेजर इंजरीज है, तो खैर, लेकिन काफी ज्यादा बढ़ रही है, तो इससे कम लोग की मृत्यु होती है। अगला जो क्वेश्चन है, किसने विप्रो लिमिटेड के CEO और MD के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो विप्रो लिमिटेड के CEO के रूप में श्रीनिवास पल्लिया ने पदभार ग्रहण किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया गया और अप्रैल में मनाए जाने वाले कुछ डेट्स हैं। 1 अप्रैल को अंधत्व निवारण सप्ताह मनाया जाता है। 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया जाता है। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को समता दिवस। 8 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस। 9 अप्रैल को CIF शौर्य दिवस। 10 अप्रैल को विश्व हेम्योपैथी दिवस। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा वॉइस क्लोनिंग टूल वॉइस इंजन का अनावरण किया गया? तो ये OpenAI के द्वारा किया गया। तो देखिए, ये सबसे पहली बात है कि वॉइस इंजन है क्या। वॉइस इंजन जो है ये है कि 15 सेकंड का आपका वॉइस का एक डेमो वर्जन लिया जाता है, जिसके थ्रू कि आपके ही आवाज सेम पिच का एक स्पीच, जो भी आपने स्पीच उसमें डाला है, तो उसका स्पीच तैयार कर देते हैं। आप ही के टोन का, मतलब किस तरह आप बातचीत करते हैं, तो इस तरह का टोन तैयार कर देते हैं और हूबहू एकदम पता ही नहीं लगता है कि आपने वो स्पीच दिया है या नहीं दिया है। ये चीज़ काफ़ी खतरनाक है, क्योंकि किसी को कुछ भी करके कुछ भी स्पीच डाल के ऑडियो बनाया जा सकता है, जिसके थ्रू दिक्कत होने लगेगी। तो इस कारण से इसको अभी तक लॉन्च नहीं किया गया। OpenAI जिसका ChatGPT भी है का नवीनतम टूल वॉइस इंजन केवल टेक्स्ट इनपुट और एक 15 सेकंड के ऑडियो के नमूने से प्राकृतिक ध्वनि वाला भाषण उत्पन्न करता है। दुरुपयोग के डर से कंपनी ने टूल अभी तक जारी नहीं करने का फैसला लिया है। तो अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में वित्तीय समूह पेंटोमेथ की रिपोर्ट के अनुसार कब तक भारत का बाजार पूंजीकरण $10 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा? तो इनका जो अनुमान है 2030 तक भारत का जो इकोनॉमी है वो $10 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। क्योंकि अभी देखिए, अभी तो 4.5 ट्रिलियन तक का है, तो कहा गया है कि 4.5 नहीं 4 तक पूरा होने वाला है।
और कहा गया है कि 1-2 साल में 27 तक में ये 5 ट्रिलियन, 25 तक में कहा गया है कि 5 ट्रिलियन हो जाएगा। 5 ट्रिलियन के बाद इनका अनुमान है कि 30 तक में $10 ट्रिलियन हो जाएगा। अब जो अब की विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वो यूएसए है, उसके बाद चाइना है। यूएसए के $25 ट्रिलियन है और चाइना की लगभग $18 ट्रिलियन है। तो इस तरह की चौथी बड़ी विश्व की अर्थव्यवस्था हमारा भारत है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में गुड़ी पड़वा उत्सव के दौरान घर के बाहर क्या लगाया जाता है? तो एक सजाया हुआ खंभा, एक खंभा सजा के लगाते हैं गुड़ी पड़वा उत्सव के दौरान। अगला जो क्वेश्चन है, उगादि भारत के किस राज्य में मनाए जाने वाले एक सांस्कृतिक त्यौहार है? तो उगादि कर्नाटक में मनाया जाता है और उगादि त्यौहार दक्षिण भारत में नए साल के रूप में जैसे गुड़ी पड़वा भी था, ये नए साल के उपलक्ष्य के रूप में मनाया जाता है। और इस त्यौहार में विशेष रूप से कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। और ब्रह्म पुराण के अनुसार इस त्यौहार को चैत्र मास के प्रथम दिन में मनाया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की प्रारंभ की और सूर्य की पहली किरण भी इसी दिन उत्पन्न हुई थी। कौन सा समाज चेटी चंड को नए साल के रूप में मनाता है? देखिए, अभी जैसे गुड़ी पड़वा हमने पढ़ा और इसे देखिए गुड़ी पड़वा पढ़ा, उगादि पढ़ा और चेटी चंड, तो ये लगभग सारे एक तरह के ही मनाए जाते हैं। तो ये सिंधी में मनाया जाता है, तो सिंधी लोग इसको मनाते हैं। और इसका जो है चेटी चंड, जैसे झूलेलाल का नाम आपने सुना होगा, ये काफी प्रसिद्ध है। झूलेलाल जयंती के नाम से भी जाना जाता है। सिंधी द्वारा चैत के सिंधी महीने के पहले दिन मनाया जाने वाला त्यौहार है। सिंधियों के संरक्षक झूलेलाल का जन्मदिन मनाया जाता है। इस त्यौहार वसंत ऋतु के आगमन और कटाई के मौसम को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। इस साल चेटी चंड आज 10 अप्रैल को मनाया गया। भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक किसके आयात समाप्त करने की योजना बनाई है? तो यूरिया को समाप्त करने की योजना बनाई है 2025 तक। अगला जो क्वेश्चन है, रसायन और उर्वरक मंत्री जो मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2025 के अंत तक भारत यूरिया के आयात को बंद कर देगा। हाल ही कुछ वर्षों में इफ्को जो कंपनी भारत की है, उन्होंने नैनो यूरिया मतलब लिक्विड यूरिया लॉन्च किया है, जिसको पानी में मिलाकर छिड़काव किया जाता है। इसका फायदा यही है सबसे बड़ा कि इससे मिट्टी में ये नहीं पहुंचती, डायरेक्ट पौधे में ही पहुंचती, तो मृदा प्रदूषण नहीं होता है। जिससे क्या होता है कि अगली फसल अगर आप लगाते हैं तो उसमें मतलब मृदा प्रदूषण के कारण उसका उर्वरा ह्रास होती है, तो उर्वरा ह्रास नहीं होती। जो अगली फसल लगाएंगे तो उसमें उर्वरक आपको काफ़ी कम यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मिट्टी में अच्छी जान रहती है। तो अगला जो क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, हाल ही में किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी करने से इनकार कर दिया? तो ये है सिंगापुर ने जो इसकी मेजबानी करने से इनकार कर दिया था। तो सिंगापुर कहाँ है, मैप पे देख लेते हैं हम लोग। तो ये मलेशिया के नीचे पड़ता है। तो देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी TRE 2 के कंप्यूटर साइंस में। ये जो क्वेश्चन 49 नंबर सेट ए का है, निम्नलिखित में किसे राष्ट्रमंडल खेलों के 2026 के संस्करण की मेजबानी से इसके आयोजन पर भारी अनुमानित व्यय के कारण अपना नाम वापस ले लिया था? ये विक्टोरिया राज्य है ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया ने अपना नाम वापस ले लिया था। अभी इसके बाद जो राष्ट्रमंडल का जो उनका समिति है, उन्होंने ये निर्णय लिया कि ये चीज सिंगापुर को दिया जाए। तो लेकिन सिंगापुर ने भी भारी अनुमानित व्यय के कारण, मतलब खर्च अधिक होने के कारण, उन्होंने मना कर दिया आयोजन करने से। तो 2022 से पहले जो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में आयोजित की गई थी, तो 2022 का राष्ट्रमंडल खेल इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ। इस खेल में भारत ने कुल 61 पदक जीते, जिसमें 22 स्वर्ण, 16 सिल्वर और 23 कांस्य पदक जीते थे। भारी अनुमानित, देखिए यही बात है कि भारी मतलब काफी कॉस्ट लगने के कारण ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य ने अपना नाम 2026 प्रस्तावित वही थे बर्मिंघम के, इंग्लैंड के बर्मिंघम के बाद ऑस्ट्रेलिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने आयोजन करने से मना कर दिया। 2026 के खेल का आयोजन से अपना नाम वापस ले लिया था। इसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन ने सिंगापुर को 2026 के खेल के लिए चुना, लेकिन अधिक खर्च के कारण सिंगापुर ने भी 2026 में खेल के आयोजन करने से अपना हाथ खींच लिया। तो ये रहा आज का। और अगर आपको वीडियो सही लगता है तो लाइक करें, और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। और ये मेरा चैनल है, और अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो उसमें जो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट PDF हैं, और अभी ये जो आपने पढ़ा इसका भी PDF डाल दिया जाएगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।